आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 के फुल नोट्स विद एक्सप्लेनेशन और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियोस पे। बस आप इसे ही पूरा करके चले जाओ तो आप इजीली पास हो जाओगे, आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तब कहीं बिना जो मतलब कहीं जाने से बढ़िया आप यहीं पे पूरा फुल वीडियो वॉच कर लेना और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपका इसमें यूनिट 1 है सर्वे ऑफ सोर्सेज। तो इसमें अ, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सोर्सेज, जो कि हम कब का पढ़ रहे हैं 1200 से 1550 तक का। सो जो ये पीरियड था वो मार्क करता था एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द इंडो इस्लामिक रूल इन इंडिया। यानी कि इस समय पे जो इंडो और इस्लामिक रूल चल रहा था इंडिया पे, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कैसे हुआ था, क्या कब स्टार्ट हुआ था। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज रिकंस्ट्रक्टेड मेनली थ्रू द पर्शियन क्रॉनिकल्स और मलफूजत, जो कि सूफी कॉन्वर्जेशंस हो गया, प्रेमख्यांस वर्नाकुलर नरेटिव टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड रीजनल रिकॉर्ड्स। These sources reflect political authority and administration। यानी कि जो ये sources था उसने रिफ्लेक्ट किया था पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ को, रिलीजनल आइडेंटिटीज एंड कल्चरल इंटरेक्शंस को। और जो ये जो सोर्सेस थे वो इलाइट सेंट्रिक और क्या था इसमें ये रिक्वायर करता था क्रिटिकल रीडिंग को। इसमें पहला है पर्शियन तारिक ट्रेडिशंस। तो इसका मतलब है, तारिक का मतलब है यानी कि तारीख, इसका मतलब है हिस्ट्री या फिर क्रॉनिकल। पर्शियन में क्या है, हिस्ट्री और क्रॉनिकल, जो कि मेनली रिटर्न करा गया था किसके द्वारा, कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा, और पैट्रोनाइज्ड बाय द सुल्तान्स। इसका मेन एम क्या था, लेगिटिमाइज द रूलर्स अथॉरिटी, और जो और विक्ट्रीज को ग्लोरीफाई किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को, पिटी ऑफ किंग्स को। लैंग्वेज की था पर्शियन, और जो कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत का क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज था। मेजर पर्शियन क्रॉनिकल्स। तो इसमें पहला है हजन निजामी ताजुल मासीर, जो कि दिल्ली सल्तनत को कवर करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश हो गए, जिन्होंने फोकस किया था मिलिट्री कॉन्सिस्ट में एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल पे। नेक्स्ट है मिनहाज सिराज तवाकत ए नसीरी। तो इन्होंने डिटेल अकाउंट यानी कि डिटेल किसके बारे में बताया था, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। और उन्होंने ये पॉलिटिकल इवेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन नोबल्स वगैरह में बताया था। जियाउद्दीन बरानी तारीख फिरोज शाही, यानी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कवर किया था बालमन को, किसे, फिरोज शाह तुगलक को। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकल थ्योरी को, जिसमें नोबिलिटी, लॉज, किंगशिप वगैरह क्या होता है। और ये थे स्ट्रांगली क्या थे, स्ट्रांगली ऑर्थोडॉक्स थे। और इस्लामी फतूस सलातीन जो थे, उन्होंने इस चीज को क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, और डेक्कन में लिखा था, लैंग्वेज होती है जो कि प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव और रीजनल पर्सपेक्टिव को। इसमें थीम कवर करे गए थे सक्सेशन स्ट्रगल्स, कोर्ट पॉलिटिक्स, मिलिट्री कैंपेन्स एंड रेबलियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जैसे एकता, नोबिलिटी हो गया, और रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान उलेमा के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ तारिक ट्रेडिशंस, जो कि हाईली बेस्ड थे है ना रूलिंग एलाइट्स के फेवर में। और ये किस पे साइलेंस थे, पीजेंट्स, वुमेन, नॉन एलाइट ग्रुप्स पे। और इसमें कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थे, जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत की, जो कि यानी कि किंगशिप का आइडियोलॉजी दिया था। और सेकंड इसमें टॉपिक है मलफूजत प्रेमाख्यांस। मलफूजत का मतलब क्या होता है, मलफूजत का मतलब होता है रिकॉर्डेड सेइंग एंड कॉन्वर्जेशंस ऑफ सूफी सेंट्स। यानी कि जो सूफी सेंट्स होते हैं उनके जो रिकॉर्डेड बोलचाल होते हैं, उनके जो बातचीत होती है, उन्होंने क्या बोला, उनके कॉन्वर्जेशंस होते हैं, तो उसे जो रिकॉर्डेड होता है उसे बोलते हैं मलफूजत। क्या, मलफूजत, जो कि जिसमें इट वाज कंपाइल्ड बाय डिसिपल्स, नॉट रिटन बाय द सूफीज themselves।
यानी कि जो सूफी से उन्होंने खुद इसे रिटर्न उन्होंने नहीं लिखा था, क्या क्या था, डिसिपल से कंपाइल करा गया था। इंपॉर्टेंट मलफूजर टेक्स्ट, फवाद उल फवाद, रिकॉर्ड टेक्निक्स ऑफ द शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि उसमें उन्होंने यानी कि रिकॉर्ड टीचिंग्स दिखाई थी शेख निजामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट सीआर नेक्स्ट है सीआर उल औलिया, जिन्होंने क्रिश्चियन सेंट्स का यानी के बारे में बताया था। इसमें की फीचर्स यानी फोकस करा गया था एथनिक्स मोरालिटी पे, सूफी प्रैक्टिसेस में, और रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्स एंड सोसाइटी बताया था। और क्या बताया था, एवरीडे लाइफ के बारे में बताया था, जो रूलर्स सूफी से उनके बीच का इंटरेक्शन वगैरह में बताया था। पॉपुलर बिलीफ हो गया, रिलीजियस बिलीफ हो गया, हिस्टोरिकल वैल्यूज हो गया, और सोशल कल्चरल हिस्ट्री हो गया। अपोजिशन ऑफ सूफीज टू स्टेट पावर बताया था। रोल बताया था इसका खानकाह का एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, और हेल्प अंडरस्टैंड पॉपुलर इस्लाम इन इंडिया, ये इंडिया में हमें इस्लाम कैसे आया था उन सब चीज़ों के बारे में बताया था। लिमिटेशंस था नॉट क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रेमाख्यांस। इसका मतलब होता है नैरेटिव पोएट टेक्स्ट रिटन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि नैरेटिव जो पोएटिक टेक्स्ट वगैरह होते हैं जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, उसे प्रेमाख्यांस बोलते हैं। जिसमें लव स्टोरीज के बारे में, सूफी सिंबलिज्म के बारे में बताया गया था, मोरल स्पिरिचुअल मैसेजेस के बारे में। जैसे कि हो गया जैसे पद्मावत लिखा गया था, किसने लिखा था, मालिक मोहम्मद जयासी ने। और वो मीरी कवती, यानी कि इसने मधुमलाती वगैरह। थीम्स हो गया ना, लव को एज अ मेटाफर बताया गया था, किसके लिए, सोल्स यूनियन विद द गॉड, यानी कि जो जो आत्मा होता है उनका परमात्मा से मिलन जो हो गया, तो उसी में मैंने मेटाफोर बताया था लव का। और सिंक्रेटिक कल्चर का मैंने बताया था, यानी कि हिंदू इस्लामिक है ना का यानी कि सिंबल्स एक साथ। रीजनल सोशल वैल्यूज एंड इमोशंस का मैंने बताया था। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का मैंने बताया था। और किस चीज़ का मैंने रिफ्लेक्शन बताया था, यानी कि ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स हो गया, वर्नाकुलर लिटरेसी ट्रेडिशंस हो गया। यूजफुल किसके लिए था, कल्चरल हिस्ट्री के लिए। और यानी कि समझने के लिए इंडो इस्लामिक सिंथेसिस को, यानी कि कैसे यानी हिंदुइज्म और इस्लाम का यानी कि वो के बारे में। लिमिटेशंस क्या थे, सिंबॉलिक नॉट फैक्चुअल नैरेटिव्स, यानी कि फैक्चुअल नैरेटिव्स नहीं था, सिंबॉलिक था। और नीड केयरफुल इंटरप्रिटेशन है, इसमें केयरफुल इंटरप्रिटेशन और जरूरी था के बारे में मतलब बताया था। इंस्क्रिप्शंस एंड रीजनल आइडेंटिटी, जो इंस्क्रिप्शंस था वो क्या प्रोवाइड करता था, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता था, कंटेम्पररी एंड नॉन कोड सोर्सेस, इंफॉर्मेशन ऑन लैंड ग्रांट्स टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन। और संस्कृत में लिखा गया था, तेलुगु में। द काकतीयास, यानी कि काकतीयास कब आया था, 12th से 14th सेंचुरी में। रूल्ड पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे तेलंगाना एंड आंध्र का कैपिटल यानी क्या है, वारंगल। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, गणपति देवा, रुद्रमा देवी, प्रताप रुद्र। थीम्स इन काकतीय इंस्क्रिप्शंस, लैंड्स किसे ग्रांट्स, यानी कि लैंड्स किसे मिलते थे, ब्राह्मण्स को, टेम्पल्स वगैरह हो गया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे होता था टेम्पल्स वगैरह का, यानी कि फोर्ट्स हो गया, टैंक्स, टेम्पल्स हो गए। एम्फेसिस ऑन द वॉरियर लीनिएज हो गया, रीजनल प्राइड एंड सोल्जरिटी, रीजनल आइडेंटिटी एंड फॉर्मेशन। और यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज का यूज करा जाता था। यहाँ पे शो करते थे ग्रोथ ऑफ द रीजन स्टेट्स को, डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर में बताया था। तब यानी कि जो हायर वो होते थे, जैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो लोकल लेवल पे क्या करते थे, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ताकि उनके काम में ज्यादा यानी मतलब उन्हें ज्यादा काम ना मिले, ताकि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे तो लोकल लेवल पे दे देते काम वगैरह। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो ये वहीं से आया ये डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल कल्चर। कॉम्प्लीमेंट पर्शियन सोर्सेज विच फोकस मेनली ऑन द नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में मेनली फोकस किया गया था पर्शियन सोर्सेज का। लिमिटेशंस था मोस्टली रिकॉर्ड रॉयल अचीवमेंट्स, लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द लोअर सोशल ग्रुप्स,
तो ये सब हमने यूनिट 1 देखा। नेक्स्ट यूनिट 2 है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि 1200 से 1550 में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आए थे। The period witnessed diverse political systems across India, जैसे कि दिल्ली सल्तनत in North India, विजयनगर in South India, Gujarat Sultanate in Western India. Political authority was expressed through the administrative institutions. administrative institutions के द्वारा political authority को express किया गया था, military organizations के through, rituals architecture and food culture के through. States were not static, they were through conflicts, regional adaptations and cultural negotiations. पहले इसमें है सल्तनत ऑफ द दिल्ली दिल्ली सल्तनत में क्या था, ट्रेडिशंस, और पहले इसमें है ट्रांजिशंस इन रूलिंग एलाइट्स। एलाइट्स जैसे यहाँ पे एलाइट्स वो लोग होते हैं जो कि काफी सुप्रीम, यानी कि जिस सोसाइटी में जो सुप्रीम लोग होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हो गया या फिर जैसे कि ट्रेडर वगैरह हो गया है ना, तो जो यानी कि सुप्रीम में होते हैं ना सोसाइटी में, तो उन्हें वो एलाइट्स मानते हैं। तो ट्रांजिशंस इन रूलिंग एलाइट्स, वो काफी रूल करते थे, डोमिनेंट टाइप का उनका नेचर था एलाइट्स का। तो इसमें क्या ट्रांजिशंस आए थे रूलिंग एलाइट्स में, तो अर्ली टर्किश एलाइट में क्या था, इनिशियल रूलर्स वर टर्किश स्लेव्स एंड मिलिट्री कमांडर्स, यानी जो इनिशियल रूलर्स थे वो टर्किश स्लेव्स थे और मिलिट्री कमांडर्स थे। पावर बेस होता था उनका पर्सनल लॉयल्टी में और मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एलाइट ग्रुप नोन एज द चहलगानी द 40, यानी क्या द 40 बोलते थे, अंडर द इल्तुतमिश, शिफ्ट अंडर बलबन एम्फाइज द थ्योरी ऑफ द डिवाइन किंगशिप, यानी कि जिल्ल इलाही, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, यानी कि और पावर रिड्यूस कर दिए गए थे ना टर्किश नॉवेल्स के, स्ट्रेंथेंड सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, खलजी ट्रांजिशंस, और अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रोक द टर्किश मोनोपोली, यानी कि जो टर्किश मोनोपोली को उन्होंने ब्रेक कर दिया था, कहते थे ब्लॉक कर दिया था, और उन्हें रिक्रिएट कर दिया था नॉन टर्क्स को, यानी जो टर्किश नहीं थे है ना, और लो बॉर्न मुस्लिम्स को, और रूलिंग लाइट बिकम मोर इंक्लूसिव बट हाईली कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट है तुगलक पीरियड, तो इसमें इंक्लूजन है इंडियन कन्वर्ट्स का, यानी कि इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया था उन्हें, और रीजनल जो यानी कि जो इंडियन जो कन्वर्ट हुए थे है ना मुस्लिम्स वगैरह में, और रीजनल एलाइट्स थे इसमें, जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन हो रहा था, और बट आल्सो इन स्टेबिलिटी एंड रेबेलियन, यानी कि लड़ाई झगड़ा वगैरह। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, ट्रांजिशन ने शो किया था डिक्लाइन ऑफ द एथनिक एक्सक्लूसिविटी, राइज ऑफ द pragmatic governance, reflected changing social realities of the Indian polity, यानी कि सोशल रियलिटीज बताया था इंडियन पॉलिटी का। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक सर्विस कल्चर्स, यानी सिस्टम, यानी इसका मतलब है सिस्टम थ्रू विच नोबल्स सर्व द सुल्तान इन रिटर्न फॉर, यानी कि जिन सिस्टम से जो सुल्तान को जो नोबल्स होते थे वो सर्व होते थे, और उसके रिटर्न में क्या मिलता था, सैलरी, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स हो गया, लॉयल्टी इंश्योर करा जाता था, ट्रांसफर, हार्श पनिशमेंट हो गया, उसके बेसिस से। इसके फीचर्स क्या थे, और यानी कि फीचर्स पे, और इसके नोबल्स अपॉइंटेड होते थे एज मिलिट्री कमांडर्स, गवर्नर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स। सो सर्विस वाज नॉट हेरिडिटरी, और ये डिपेंड करता था सुल्तान के फेवर पे, और कंट्रोल मैकेनिज्म था इसमें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता रहता था, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, स्ट्रिक्ट कोर्ट डिसिप्लिन स्पेशली अंडर द बलबन एंड अलाउद्दीन। इसका क्या इम्पैक्ट था, स्ट्रेंथन एंड सेंट्रलाइज स्टेट, यानी कि सेंट्रलाइज स्टेट को स्ट्रेंथन करता था, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता था नोबल्स के यानी कि बीच में, प्रिवेंटेड इमर्जेंस ऑफ फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी, फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी को प्रिवेंट करता था, यानी उसके इमरजेंसी का, यानी कि वो बढ़ना चाहे, जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी बढ़े ना। नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम। इक्ता का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू ऑफिशियल्स इन व्यू ऑफ द सैलरी, यानी कि लैंड रेवेन्यू को, ये सैलरी के बदले में लैंड रेवेन्यू को क्या करना, ऑफिशियल्स को, यानी कि प्रोवाइड कर देना एक तरीके से।
इक्तादर डिड नॉट ओन लैंड, ओनली कलेक्टेड रेवेन्यू। जो इक्तादर थे वो क्या करते थे, लैंड नहीं लेते होते, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उनका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, मेंटेनेंस करने का ट्रूप्स का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, इवोल्यूशन वगैरह का। अंडर अर्ली सुल्तान यानी कि सुपरविजन लूज करना, ये सब देख लो। और अंडर तुगलकास यानी कि उनके अंडर में क्या काम होता था, एक्सपेंशन लेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड। क्या एडवांटेजेस थे, यानी कि रिड्यूस बर्डन ऑन द ट्रेजरी, इंश्योर्ड मिलिट्री सपोर्ट। लिमिटेशंस क्या थे, अब्यूज ऑफ द पावर बाय इक्तादर्स, पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह बहुत होता था, वीक कंट्रोल इन द डिस्टेंट प्रोविजंस। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकुलेटिंग पॉलिटरी अथॉरिटी, यानी कि इसमें मॉन्यूमेंट्स और रिचुअल्स। पहला टॉपिक है आर्किटेक्चर एज पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। तो इसका पर्पस क्या था, जो मॉन्यूमेंट था वो सिंबलाइज करता था वह विक्ट्री, सोवर्जिनिटी, रिलीजियस लेजिटिमेसी को। इसके मेजर एग्जांपल्स हो गए, कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, ना तुगलकाबाद फोर्ट हो गया, जो कि क्या शो करता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ और कंट्रोल को। और कुतुब मीनार हो गया जो कि इस्लामिक डोमिनेंस का सिंबल था। ये सब हो गया। फीचर्स क्या था, मैसिव स्केल, यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन, प्रेजिंग रूलर्स, यानी कि रूलर्स को प्रेज होते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह यूज करना मैसिव स्केल्स में। और इंडियन स्टाइल्स और पर्शियन स्टाइल्स का ब्लेंड में बनाया था इन सब चीजों, इन सब मॉन्यूमेंट्स को, जो कि यानी विक्ट्री का एक शो था, यानी कि जीत का, पावर का। नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट रिचुअल्स। इसके फॉर्म्स क्या थे, सिजदा, प्रोटेस्ट्रेशन, पाइवोस यानी किसिंग द फीट, रॉयल दरबार्स हो गया। इसका क्या पर्पस था, रीइंफोर्स हायरकी, यानी कि हायरकी पे ये होता था। प्रोजेक्ट सुल्तान एज सुप्रीम अथॉरिटी, यहाँ पे प्रोजेक्ट सुल्तान यानी सुप्रीम अथॉरिटी की तरह माना जाता था। क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन रूलर एंड द सब्जेक्ट्स, यानी रूलर एंड सब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता था। रिलीजियस जस्टिफिकेशन, और सुल्तान को पोर्ट्रेट किसकी तरह करा गया था, प्रोटेक्टर ऑफ द इस्लाम, शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि गॉड का, यानी कि परछाई, अर्थ पे क्या, गॉड का परछाई। तो सुल्तान को ऐसे माना जाता था। और इस्लाम का प्रोटेक्टर। क्या लिमिटेशंस थे, ऑर्थोडॉक्स उलेमा समटाइम्स अपोज्ड अन इस्लामिक रिचुअल्स, यानी अन इस्लामिक रिचुअल्स को अपोज करते थे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर्स, विजयनगरा एंड गुजरात का। तो इसे जो जो विजयनगरा एम्पायर था। सो विजयनगरा यानी कि सॉरी विजयनगरा एम्पायर था। वो कब फाउंड हुआ था, वो आया था 1336 में बाय हरिहर एंड बुक्का। स्ट्रॉन्ग रीजनल बेस इन साउथ इंडिया। इसमें पॉलिटिकल कल्चर यानी कि जो थे इन सब चीजों में बताया गया था। किंगशिप क्लोजली लिंक टू द हिंदू धर्म, यानी जो, और टेम्पल पैट्रोनेज, किंग एज द प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजन एंड द सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनकारा सिस्टम, लैंड ग्रांट्स टू द मिलिट्री शेफ्स, यानी कि जो मिलिट्री शेफ्स थे उन्हें लैंड यानी कि मिलते थे। डिसेंट्रलाइज्ड बट लॉयल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म हो गया। तो ये सब मैंने बता दिया। सिग्निफिकेंस इसमें है अल्टरनेटिव मॉडल टू द सल्तनत, इंटीग्रेटेड रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी। नेक्स्ट है गुजरात सल्तनत, है ना। तो गुजरात सल्तनत में फॉर्मेशन एस्टेब्लिश बाय द मुजफ्फर शाह इन 1407, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। और इसमें क्या पॉलिटिकल फीचर्स है, स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी, क्लोज टाइज विथ मर्केंट्स, अर्बन एलाइट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड एंड पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्बिनेशन का पर्शियन ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशंस का, लोकल प्रैक्टिसेस का, पॉलिटिकल कल्चर, और पैट्रोनेज ऑफ द मॉस्कस एंड मदरसास, ठीक है। टॉलेंट अप्रोच टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स, इंपॉर्टेंस इसका क्या था, मैट्रिमी स्ट्रेंथ, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, स्टेबल गवर्नेंस कंपेयर टू द दिल्ली। तो ये यूनिट 2 था, ठीक है। इसमें ये हमने देखा। अब नेक्स्ट यूनिट है सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि उसमें क्या सोशल चेंजेस आए थे ना, यानी कि जो पीरियड 1200 से 1550 तक का जो पीरियड था ऐसा है ना इंडिया में, उसमें क्या चेंजेस आए थे, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस वगैरह के बारे में देखेंगे। ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी,
monetized economy, urban centers and trade, economic developments were closely linked to the state policy, military needs, expanding markets. Society become more complex due to the interaction between the rural and urban worlds. उसमें expansion and of crafts and commerce हो गया. इसमें पहला है agricultural production, यानी कि expansion of the cultivated land, continuous clearing of the forest to bring new land under cultivation or supported by the state encouragement, grants to the peasants and officials, frontier regions gradually integrated into the agrarian economy, cropping patterns जैसे कि food crops हो गया, rice, wheat हो गया, millets हो गया, cash crops में sugarcane, cotton, indigo हो गया. इरिगेशन टेक्निक्स इसमें वेल्स, टैंक्स, कैनल्स हो गया, स्टेट इन्वॉल्वमेंट अंडर दिल्ली सुल्तान. तो आपको ये सारे ना यूनिट्स का ओवरव्यू देगा, यानी बहुत बड़े बड़े यूनिट्स थे आपके, तो इसमें आपको ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है. तो आप ये नोट्स को ना अच्छे से पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो. इसके बाद आपको और यानी कि कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप में आपको इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज वगैरह. तो आप बस इसे अच्छे से पढ़ के चल जाओगे तो भी आप इजिली अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है. तो आपको क्या, अगर आपको मान लो नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या तो फिर पिन कमेंट में जाओगे तो आपको वहां से आप ना परचेज कर सकते हो. और मान लो अगर आप परचेज करना नहीं चाहते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर करके इसकी या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह से आप लर्न कर सकते हो, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है. तो आपका नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ पीजेंट्री. तो पीजेंट्स वर्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी जो पीजेंट्स होते थे वो प्राइमरी क्या होते, प्रोड्यूसर्स होते थे. heavy taxation often up to half of the produce, यानी कि जो टैक्सेशन लगता था वो यानी कि ज्यादा प्रोड्यूस करने पे, यानी कि हाफ से ज्यादा प्रोड्यूस करने पे लगता था. led to the rural distress, peasant resistance in some areas, impact on society, growth of surplus production, सपोर्ट करते सिटीज, आर्मीज वगैरह को, आर्टिसंस, टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोसाइटी, वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव आयरन टूल्स को बेटर है ना, बेटर प्लग्स वगैरह को यूज करा गया था, यानी कि मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये सब चीजें भी इम्प्रूव हो रही थी. यूज ऑफ द एनिमल पावर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एनिमल का यूज करने को पावर को यानी यूज करने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही थी. क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, और बाकी उसकी वजह से एडवांस तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मेटल वर्क में भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी. पेपर मेकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग व्हील इम्प्रूव यार्न क्वालिटी, यानी कि जो स्पिनिंग व्हील है तो उससे यार्न की क्वालिटी भी क्या हो गई थी, इम्प्रूव हो गई थी, यानी कि जो खादी वगैरह कपड़े वगैरह बनाने में. मिलिट्री टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कैवलरी टेक्निक्स, यूज ऑफ आयरन स्ट्रिप्स, यानी कि फोर्टिफिकेशन से स्ट्रॉन्गर हो रहे थे. सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ग्रोथ ऑफ द स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस, यानी कि उनके लिए बहुत यानी कि ग्रोथ आया था. और वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स वगैरह के लिए. emergence of the caste based occupational groups, तो उनके लिए काफी चीजें मतलब बेटर बन गई थी. नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन, मार्केट रेगुलेशंस एंड अर्बन सेंटर्स. तो इसमें मोनेटाइजेशन में क्या था, यानी कि ग्रोथ ऑफ द मनी इकोनॉमी, और यहाँ पे यूज करा गया सिल्वर टैंक का है ना, सिल्वर टंक का, कॉपर जीतल, और सैलरीज एंड टैक्सेस इंक्रीजली पेड इन कैश, यानी कि जो सैलरी टैक्सेस होते थे वो कैश में ही पेड करा जाता था, और बहुत बढ़ गया था कैश में पेड है ना, पेमेंट करना का. और स्टेट रोल ऑफ कॉइन्स, रेगुलेशन, करेंसी, क्या इम्पैक्ट था, बार्टर सिस्टम रिड्यूस हो गया था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना है ना, तो ये सब कम हो गया था, हम पैसों से ले रहे थे. और बूस्ट मार्केट ट्रांजेक्शन, यानी कि मार्केट ट्रांजेक्शन को बढ़ा दिया गया था, बूस्ट हो गया था वो काफी, स्टेट कंट्रोल बढ़ गया था, स्ट्रेंथन हो गया था. मार्केट रेगुलेशंस, तो अलाउद्दीन खिलजी मेजर्स, यानी कि फिक्स प्राइसेस था फूड ग्रेन्स पे, क्लोथ पे, हॉर्सेस पे, और मार्केट को कंट्रोल करा जाता था. ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे, मेंटेन लो प्राइसेस फॉर द आर्मी, यानी आर्मी के लिए लो प्राइसेस मेंटेन करा जाता था. होर्डिंग प्रिवेंट करते थे, और अर्बन सप्लाई को इंश्योर करा जाता था. क्या इफेक्ट्स थे, शॉर्ट टर्म सक्सेस, यानी शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए सक्सेस मिलता था, नहीं मिलता था. हैवी स्टेट सर्विलियंस, कोलैप्स आवर अलाउद्दीन डेथ, यानी ये क्या हो गया था, इसमें में चेंजेस आ गए थे कुछ अलाउद्दीन के डेथ के बाद में उन्होंने दिया था. नेक्स्ट टॉपिक है
अर्बन सेंटर्स, तो इसमें ग्रोथ ऑफ सिटीज में देखेंगे दिल्ली, दौलताबाद हो गया, आगरा, अहमदाबाद हो गया। सिटीज एक्टर्स एज वो एक्टर्स एट द, यानी कि जो ये सिटीज थी दिल्ली, दौलताबाद, आगरा, अहमदाबाद, तो ये सिटीज थी, इट वाज एक्टेड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स, कमर्शियल सेंटर्स, अर्बन सोसाइटी, मिक्स पॉपुलेशन में नोवेल्स, मर्चेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्रेड एंड क्राफ्ट, यानी कि इसमें एक्सचेंज होता था विलेजेस टाउन्स के बीच में, ट्रांसपोर्ट होता था रोड और रिवर्स के थ्रू, एक्सटर्नल ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल वगैरह का होता था, स्पाइसेस का इंपोर्ट होता था, हॉर्सेस, लग्जरी गुड्स का, क्राफ्ट वगैरह का। तो ये यूनिट 3 हमने देखा। तो यूनिट 4 पे आने पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप ना वीडियोस को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपके साथ साथ उनकी हेल्प भी हो जाए। और आप प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मैटर करता है, तो प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए आगे वीडियो आती रहेगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं आपका रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर्स, यूनिट 4 है आपका। तो इंट्रोडक्शन, रिलीजन ड्यूरिंग 1200 से 1250 वाज अ पावरफुल फोर्स शेपिंग सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि जो इस जो दौरान, यानी कि 1200 से 1550 जो टाइम पीरियड था, उस समय क्या, यानी कि जो जो चीजें आई हुई थी ना, थी, उससे क्या हो रहा था, जो सोसाइटी को शेप होने में या कल्चर शेप होने में हेल्प मिल रहा था। ऐसा इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ था, इस्लामिक ट्रेडिशंस के बीच में, है ना, और इंडियन के भी ना, जैसे कि हिंदूज ट्रेडिशंस के बीच में। तो जो इस्लामिक ट्रेडिशंस है ब्रॉट बाय द टर्कस, यानी टर्की से द्वारा लाया गया था। इंडिजीनियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाया गया था, उसके बीच में इंटरेक्शंस वगैरह हुए थे। इट लेड टू द न्यू डिवोशनल मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म आइडियाज, कल्चरल सिंथेसिस, टू मेजर रिलीजियस करंट्स, यानी कि सूफीज्म हो गया, जो ना भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया था, जिसमें पहला है सूफी सिलसिलास, ठीक है, सूफी सिलसिलास, जिसमें क्रिस्टल्स एंड शोहरावर्दीज थे, ठीक है। तो सूफीज्म का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द मिस्टिकल इस्लाम, यानी कि सूफीज्म का मतलब क्या होता है, मिस्टिकल या फिर माइस्टिकल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम होता है। इन्होंने फोकस किया था लव फॉर गॉड, इनर डिवोशन, पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और इन्हें ऑर्गेनाइज करा जाता था सिलसिलात में, यानी ऑर्डर्स में, ठीक है। खानकाज बिकम सेंटर्स ऑफ लर्निंग, चैरिटी एंड शेल्टर, जो खानका था यहाँ पे, उसे लर्निंग का सेंटर बोला जाता था, वहाँ पे लोग लर्निंग करते थे, और चैरिटी वगैरह, उनकी लोग खाना वगैरह प्रोवाइड करा जाता था, लोगों के लिए हेल्प प्रोवाइड करी जाती थी, और शेल्टर प्रोवाइड करा जाता था उन्हें। नेक्स्ट है क्रिस्टी सिलसिला, इट वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय मुइनुद्दीन क्रिस्टी, सॉरी मुइनुद्दीन चिश्ती बोलो, हाँ। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था अजमेर में, दिल्ली में, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस उन्होंने दिया था, एम्फेसिस ऑन द लव, टॉलरेंस एंड कंपैशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यूज ऑफ म्यूजिक का यूज किया था, यानी सामा बोलते हैं म्यूजिक को, स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए। इसमें कुछ मेजर सीन थे, मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, इनके क्या रोल थे, अट्रैक्टेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी इन्होंने ऑल रिलीजन्स के पीपल को अट्रैक्ट कर लिया था, और मैटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करा था, और मोरल गाइडेंस दिया था, सोसाइटी को प्रोवाइड करा था मोरल गाइडेंस। नेक्स्ट है सोहरावर्दी सिलसिला, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, यानी कि सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा ये दिया गया था। स्ट्रॉन्ग इन द मुल्तान, पंजाब, और इसके क्या बिलीफ्स प्रैक्टिसेस थे, या मोर ऑर्थोडॉक्स था, यानी कंपेयर टू चिश्तीज मोर ऑर्थोडॉक्स था। कौन सोहरावर्दी सिलसिला, और इसमें सोशल रोल लिंक्ड रिलीजियस अथॉरिटी विद पॉलिटिकल पावर, यानी कि रिलीजियस अथॉरिटी को किसके साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ लिंक कर दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉज को इन्फ्लुएंस्ड करा गया था, यानी कि इन्फ्लुएंस हुआ था उससे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉज था। इनका कंपैरिजन अगर करें तो जो चिश्तीज था वो बहुत ही पॉपुलर और एंटी स्टेट इंक्लूसिव था, और सोहरावर्दी है ना क्या था, लाइट ओरिएंटेड था, स्टेट फ्रेंडली था। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट एंड
संत ट्रेडिशन, तो भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या मतलब होता है, यानी कि जो भक्ति के लिए ना मूवमेंट लाए गए थे, यानी कि जो भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू अ पर्सन गॉड, यानी कि किसी गॉड के थ्रू है ना, मतलब किसी गॉड के लिए डिवोशन है किसी के मन में या फिर भक्ति है, तो वही भक्ति होता है, यानी कि किसी पर्सन के मन में किसी गॉड के लिए क्या है डिवोशन है, तो वही भक्ति होता है। तो जो भक्ति मूवमेंट था उन्हें रिचुअलिज्म को रिजेक्ट कर दिया था, कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट कर दिया था, और इक्वालिटी बताया था, पर्सनल फेथ बताया था, यानी कि पर्सनल फेथ है ना कि गॉड पे, तो ये भक्ति बताया था, और इक्वालिटी के बारे में बताया था। पॉपुलर अमॉन्ग द लोअर कास्ट एंड वुमेन, है ना, विमेन और लोअर कास्ट के बीच में बहुत पॉपुलर था। यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज करा गया था भक्ति मूवमेंट में। नेक्स्ट है इसमें संत ट्रेडिशन, कबीर एंड है ना गुरु नानक हो गए, उनके क्या उनके क्या बिलीव्स थे, है ना, क्या रिजेक्ट कर दिया था आइडल वर्शिप को, यानी कि उन्होंने बोला था गॉड वन होते हैं, तो आइडल वर्शिप को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट कर दिया था, क्रिटिसाइज करा था बोथ हिंदू एंड मुस्लिम प्रैक्टिसेस को, एम्फेसाइज्ड किया था निर्गुण भक्ति को यानी फॉर्मलेस गॉड को। टीचिंग्स क्या बताया था उनकी, क्या क्या टीचिंग्स थी कबीर और गुरु नानक की, यूनिटी ऑफ गॉड, सोशल इक्वालिटी, मोरल लिविंग, इम्पैक्ट, ब्रिज बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर रिफॉर्म मूवमेंट्स। और जो गुरु नानक कौन थे, वो फाउंडर थे सिखिज्म के, यानी कि सिख धर्म के। स्ट्रेस यानी कि उन्होंने क्या बोला था कि गॉड एक होते हैं, और उन्होंने किस चीज के बारे में बताया था, कम्युनिटी सर्विस टीचिंग्स उनकी क्या थी, यानी कि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था, कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट किया था। और नेक्स्ट है कल्ट ट्रेडिशंस, यानी कि जगन्नाथ और वारकारी। तो जगन्नाथ कल्ट क्या था, जो कि उड़ीसा में है, यानी कि वहाँ पे वर्शिप वगैरह होता है, प्रैक्टिसेस वगैरह होता है। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन था ट्राइबल और ब्राह्मणिकल, यानी जो ब्राह्मण इसमें होते हैं, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को। वारकारी मूवमेंट इसमें था, जो कि महाराष्ट्र में बेस होता है, यानी कि विथोबा का वर्शिप करते हैं, इसलिए क्या करते हैं विथोबा का वर्शिप करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं पिलग्रिमेज को, डिवोशन, इक्वालिटी को। अब जेंडर रोल्स क्या थे ना, वुमेन भक्त जो थे ना, रूलर वुमेन, वुमेन इन भक्ति, यानी कि कौन से रूलर्स थे यानी वुमेन रूलर्स थे जो कि भक्ति में है ना जो थे, और कौन वुमेन भक्तास थे, तो इम्पोर्टेंट जो वुमेन भक्तास थे या फिर जो कि भक्ति में रूलर्स थे ना, तो मीराबाई, लल्ला देद हो गया, अक्का महादेवी हो गया, और क्या रोल इनका, क्या सिग्निफिकेंस था ना, क्या चैलेंज किया था पैट्रिकल नॉर्म्स को, कास्ट बाउंड्रीज को, है डिवोशन का यूज किया था एज द टूल ऑफ द एक्सप्रेशन, गेन्ड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यानी कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन्हें मिला था। और वुमेन रूलर्स में है ना, रुद्रा में देवी वो भी हो गया, काकतिया, रजिया सुल्ताना हो गया। इसमें उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे थे, ओपोजिशन फ्रॉम द मेल एलाइट्स, की मेल एलाइट्स से ओपोजिशन फेस करा था, पैट्रियर्चियल रेसिस्टेंस से फेस करा था, सिग्निफिकेंस हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटेड वुमेन्स कैपेसिटी फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि उन्होंने बताया था कि वुमेन की भी की कैपेसिटी होती है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप कर सके, संभाल सके पॉलिटिकल चीजों को। तो ये यूनिट 4 था। अब वह पीवाईक्यूज देखेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली इन द 13th सेंचुरी। तो इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि 13th सेंचुरी थी में क्या था, फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि स्लेव यानी रूलर्स के अंडर, और क्या क्या चीजें इन्होंने फेस करी थी, जैसे पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को। फिर उन्होंने सैटेलाइट स्टेट अचीव भी कर लिया था नॉर्थ इंडिया में, फिर इसमें क्या चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, अपोजिशन फ्रॉम नोबिलिटी हो गया, तो ये सब आप रीलर्न कर सकते हो। एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, तो ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा क्या अचीवमेंट्स थे, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी हो गया, तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स हो गया, इसमें फिर कंक्लूजन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इन्हें, ऐसे एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स।
तो की ऑब्जेक्टिव्स लिखना है उससे आपको, और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ना, टोकन करेंसी एंड द जैसे कि ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, और ये सब चीज़ें क्यों फेल हो रही थी उनकी, तो ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे। और वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस दिखा देती हूँ सारे पीवाईक्यूज, आप ये अच्छे से करके चल जाना, और नोट्स आप अप्लाई कर लोगे। मान लो अगर परचेज करना चाहते हो तो आप अब अच्छे से वो लेके पढ़ सकते हो उससे इजीली, या फिर अगर आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट रोल डिड शेरशाह प्ले इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर, यानी कि सेकंड अफगान एम्पायर बनाने में कि शेरशाह का क्या रोल था, क्या उन्होंने यानी कि रोल प्ले किया था, और मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट क्या था वो डिस्कस करना है आपको। तो पहले इंट्रोडक्शन दोगे है ना, मेन बॉडी लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, उसमें क्या क्या चीजें थी वो सब लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कबीर इन द भक्ति मूवमेंट, यानी कि कबीर का रोल बताना आपको कि कैसे उन्होंने यानी कि डिवोशंस पे, एक सोशल इक्वालिटी, रिलीजियस यूनिटी पे काम किया था, और वो क्या थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे भक्ति मूवमेंट के। और उन्होंने क्या क्या रिजेक्शन है, आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम हो गया, तो ये सब आपको बताना होगा। और टीचिंग्स क्या थी ना, गॉड इज वन एंड यूनिवर्सल ट्रू, डिवोशन लाइज इन द इनर प्योरिटी, ह्यूमैनिटी यूनिटी है ना, इक्वालिटी को उन्होंने बताया था, तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी विद स्पेशल रेफरेंस टू द विरूपाक्षा टेम्पल, यानी कि विरूपाक्षा टेम्पल का रेफरेंस देके आपको हम्पी का आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है, हाईलाइट करना है। तो उसका हमको वो पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका आर्किटेक्चर के बारे में बताओगे, ठीक है, जैसे कि किससे बना है, ग्रेनाइट स्टोन्स में से बना है ना, और टेम्पल्स, बाजार्स, वाटर टैंक्स वगैरह से बना है, और क्या सर्व करता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक पर्पस को। फीचर्स क्या है विरूपाक्षा टेम्पल का, लॉर्ड शिवा के लिए क्या है, डेडिकेट है, लॉर्ड शिवा के लिए, शिव जी के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। और ये यानी कि ओल्डेस्ट टेम्पल्स में आता है ये, और ये सब चीजें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और इसमें फिर कंक्लूजन लिखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉमोडिटीज एंड रोल ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स इन्वॉल्व इन द इंडो पर्शियन ट्रेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो यानी कि इंडो पर्शियन ट्रेड के दौरान सल्तनत पीरियड में जो रोल थे इंडियन मर्चेंट्स का, वो सब एक्सप्लेन करना है। फिर आपको इसे ऐसे एक्सप्लेन करना है, तो इतना ही था। तो यानी कि आपको फिर मतलब पूरे तरीके से आप कर लोगे, यानी लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।